नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं 361 को लेकर। ये नाम बड़ा यूनिक लगती है। 361 वॉर्म है। कहती है जब मैनेज वेल्थ फॉर यू एंड फैमिली एंड द वेल्थ मैनेजमेंट का इनका कारोबार है। तो जहाँ देखा गया कि इनके पास कहती है जो हम क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे केवल एक पेज की वेबसाइट खुलती है जहाँ पे इनकी सर्विसेज की बात यदि किया जाए तो वेल्थ ओपन की बात करती है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करती है, लेंडिंग सॉल्यूशंस और स्टेट्स प्लानिंग को लेकर के इनका कारोबार करती है। जब ये कारोबार करती है तो मार्केट में इनके लिए क्या जगह बनती है स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस को लेकर के कुछ एस्पेक्ट की हम चर्चा करेंगे जो कहाँ से क्या लिंक हो पाती है या नहीं। जहाँ पे हम इसको बुक वैल्यू देखें तो 107 का कहता है, इंटरेंसिक वैल्यू 230 के आसपास कहता है, करंट प्राइस 1000 से ज़्यादा की कहती है, जो कि 1200 से ऊपर की उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। और बॉटम की बात किया जाए तो 500 के आसपास पास लोअर बॉटम की बात करती है। 38,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप हो चुकी है। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन विद द यहाँ पे इनकी वैल्यू ओवर वेटेज है। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी में जो डेट टू इक्विटी का पार्ट है काफ़ी ज़्यादा कहता है 2.79% के आसपास, जबकि करंट रेशियो भी 2.86% का। प्रमोटर्स होल्डिंग 15% के आसपास, और प्रमोटर परसेंट की होल्डिंग में एक बड़ी डिमेरिट की बात यह है जो प्रमोटर आखिर कर क्या रहा है भाई, 43% से ज़्यादा की आपने प्लेज करके क्यों रखा है, क्या सिचुएशंस बनी हुई है इतनी बड़ी कंपनी को लेकर, जहां आरओसी और आरओई करीब 24% से 14% रिस्पेक्टिवली गेन की बात करती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी करीब 2% के आसपास मान लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया, नियरली 10 गुना बढ़ चुका है। और इसके एस्पेक्ट की तरफ यदि हम नंबर ऑफ शेयर को देखें तो 36 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में, उसमें से 15% की होल्डिंग प्रमोटर है। अब चर्चा करेंगे इसकी जो पन्नों हैं, उस पन्ने की खोल के देखते हैं कि आखिर इसमें रिस्क कितना है। रिस्क के बेसिस पे रिकंसिलेशन क्या कहता है, रिस्क के बेसिस पे रिवार्ड क्या देती है मैनेजमेंट, और रिस्क के बेसिस पे स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे रिटर्न कितनी बनती है। इन सभी एस्पेक्टों की तरफ चर्चा करते हुए स्टार्ट करते हैं पहली नज़र इनकी रिजल्ट पर। इसका रिजल्ट अभी अपडेट हुआ था। रिजल्ट में वाई के कंपेरिजन तो सेल्स 57% बढ़ती है, ईबिटा करीब 72%, और नेट प्रॉफिट के बाद ईपीएस। इनमें देखा गया कि कंपेयरिंग टू द सितंबर टू सितंबर वाई में बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। और इसके अलावा देखा जाए यदि हम जून से कंपेयर करके देखें तो भी क्या कहती है कि कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ भी दिखाती नजर आती। पूरे के पूरे नंबर की तरफ हम चर्चा करें ट्रेंडिंग वे का, तो ट्रेंडिंग वे इसके लिए ये कहता है कि यहाँ पे कंपनी करीब करीब 800 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है क्वार्टरली बेसिस का। उसमें से करीब करीब 250 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 60% से लेकर के नियर अबाउट 60% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाती है। कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट को देखें तो जो अदर सोर्स ऑफ इनकम आता है उससे सेटअप नहीं हो पाता है, इनका एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन ईयरली डेटा की तरफ जैसे हम मूव करते हैं लास्ट 12 महीने के डेटा को ऑल्सो, जिसमें देखा गया है करीब करीब 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करती है, अर्थात 30% के आसपास की बात करूं तो करीब करीब नियरली 30% के आसपास की नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाती है। क्या करती है, बुक करती है। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास 327 करोड़, और लाइबिलिटीज इनकी जो इंटरेस्ट की बर्डन था वो 818 करोड़ की, 500 करोड़ के यहाँ पे इनके एक्स्ट्रा बर्डन बनी हुई नजर आती है कंपेरिजन विद द अदर सोर्स। कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, नियरली 41 दिन के लिए रिस्क फैक्टर की बात करती है। सितंबर तक का जो बैलेंस शीट अपडेट हुआ उस अपडेट की बात किया जाए तो कंपनी के पास जो अदर एसेट्स की पार्ट थी काफ़ी कम हुआ, बोरोइंग्स काफ़ी इन्होंने इंक्रीज किया। और इसके क्रम में ये भी देखा गया इनकी रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं था। रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज था वो भी शायद देख लेते हैं एक नज़र। तो परसेंटेज बाहर 455 करोड़ के आसपास आंकड़ा दिलाती है, जो कि सस्टेनेबल करती है। जितना प्रॉफिट मतलब हाथ में प्रॉफिट ले चुके हैं, कंपनी हाथ में प्रॉफिट निकाल चुकी है, ऐसा डेटा की बात करते हैं। अब एक पहलू पे और ध्यान देते हैं, उस पहलू का नाम है रिस्क टू रिवार्ड।
आखिर रिस्क टू रिवार्ड में बारे में कंपनी क्या कहती है। तो रिस्क टू रिवार्ड बारे में कंपनी की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट ने जो दिया है अपने निवेशकों को लेकर के, उसमें क्या दिया है, कहते हैं इंटरम डिविडेंड ₹2.5 ₹2 के आसपास देती रही। इस साल के दौरान की बात करें तो करीब करीब ₹4.5 से लेकर के ये हो गया 8 2 ₹10 ₹10.50 के आसपास कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2024 के दौरान की बात। अब एक सवाल आता है कि क्या सेगमेंट वाइज में सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट से इनके पास पैसे आते हैं। उसमें यदि हम देखें तो कोई डेटा की बात यदि करती होगी तो हम देखेंगे। फिलहाल जून तक का डेटा यहाँ पर अपडेटेड है, उसके बाद का कोई डेटा अपलोडेड नहीं किया है कंपनी की। हम रिजल्ट के साइड में ही चलते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के उन्होंने अपडेट दिया था, उसमें क्या देती है उसमें हम देखें तो कंपनी क्यू और क्यू का हिसाब से कहती है हम सेल्स निगेटिव है, वाई के हिसाब से 37% उछलती हुई नजर आती है। और इन्होंने डेटा की बात की, ओवरऑल यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए तो क्यू और क्यू में करीब 1% चलती है और वाई में 33% के आसपास की ऊंचाइयों को टच कर जाती है। यही इनका डेटा की बात कर रही है। इसके अलावा कहते हैं कि बिजनेस इंट्रोडक्शन और Q2 का रिजल्ट की बात उन्होंने कहा है कि लिस्टेड इक्विटीज़ की बात किया जहाँ पे एसेट्स मैनेजमेंट में AIF हैं, PMS हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का कामकाज है। इसके अलावा कहती है जो कंपनी के पास इस एसेट लोकेशन की उन्होंने बात किया कि इनके पास इसका इस यहाँ पे उन्होंने फंड लगा के रखा है। इसके अलावा इनकी कुछ और फाउंडेशंस की बात किया जाए तो कहती है जो इनके अलग अलग प्लान्स वगैरह की बात करती है, जहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स बुक इन द प्लेस की बात कर रही है। चार्ट की बात करें जहाँ पे इनकी ग्रोथ लेवल के बारे में कहती है, रिकरिंग रेवेन्यू को लेकर कहती है। ग्रेस एनुअल रिपोर्ट की बात करें, एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे पास ये क्वार्टरली है, एनुअल है, इसका डेटा की उन्होंने साझा किया। और इनकी पीपीटी थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि एक समझने के पर्पज से यदि इसको कंपेरेटिव देखा जाए। फाइनेंशियल हाईलाइट की बात किया है लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज की यदि बात किया होता तो शायद बेटर होता। केवल केवल वाई के बेसिस के डेटा की उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा है 36% से लेकर के हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर 44% तक की आसपास हम उछल पीक होती हुई नजर आती है। कंपनी के पास जो है जो कि अलग अलग कारोबार हैं। एटी मनीज जिनका एक है जो कि कहती है कोर वेल्थ डोमेन्स हैं। इसके अलावा कहती हैं कंपनी के पास न्यू इनिशिएटिव में ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, NHI सेगमेंट हैं, UHNI पोजीशंस हैं जो कि कोर बिजनेस इसका है। इसके अलावा देखते हैं तो कंपनी कहती है कि ओपन अचीवमेंट्स और बाकी सारी चीज़ अलग अलग वेल्थ पूल्स स्टेट सिंगापुर में काम करती है, ग्लोबल इंडियन के अंदर दुबई के अंदर कामकाज करती है कंपनी। तो ये इनका कुछ अपडेट था कंपनी को लेकर के। कहती है जो लीडर इन अल्टरनेट एसेट्स मैनेजमेंट में इन इंडिया में इनका लीडरशिप कहती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ द 70+ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स अक्रॉस द स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने बना रखी है। ऐसे ही डेटा इन्होंने साझा किया है कंपेरिजिंग विद द कुछ परसेंटेज भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे हमारा वाई ग्रोथ लेवल 40% के आसपास कहती है। इसके अलावा कुछ और यार और फाइनेंशियल हाईलाइट में उन्होंने कहा कि हमारा ये ग्रोथ लेवल है 70-28% तक की हाईलाइट हम की बात करती नज़र आती है। कुछ एक्सपेक्टेशन था ऐसा, कंपनी को हमने देखने का प्रयास किया। अब इसकी तरफ हम यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी के पास ये देखते हैं कि सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीजर लगातार बढ़ती है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार इनको बैकअप सपोर्ट देती है। पीयर्स में की चर्चा करें तो पीयर्स में बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जैसे सामने शामिल है, जिनका काम फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिस्ट में आती है। कंक्लूजन के तौर पे हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि इनके पास अच्छी खासी प्रॉफिट बनती नजर आती है। हेल्दी डिविडेंड की बात करती है, भले ही 10 गुना बढ़ चुका है मार्केट पास, होल्डिंग काफ़ी कम है। होल्डिंग की चर्चा करें तो होल्डिंग में FI सबसे बेटर है इस कंपनी में। FI की तादाद करीब देखा जाए तो करीब 65% से ज़्यादा की FI कंपनी में है। और DI भी थोड़ा सा 8% के आसपास और पाम पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग बचती नज़र आती है। जबकि इसमें नाम निवेशक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हैं, जो कि कह सकते हैं कि 20-22 हज़ार लोग ने न्यू प्लेयर के तौर पे इस कंपनी में अपनी जगह बनाती हुई नजर आती है एज निवेशक के तौर। भले ही मार्केट गिरती नजर आती है, कई बार कुछ चलती नजर आती है, उसमें कुछ एक गोल्डन रूल को जानना जरूरी होगा। उस गोल्डन रूल के एक्सपेक्टेशन के साथ हम चलते हैं। रिस्क टू रिटर्न में क्या कहती है? रिस्क टू रिटर्न में हमने देखा कि इनके पास अच्छी खासी 34%, 100 एक साल में 100% तक के आसपास उछलती नजर आती है। कई दफ़ा देखने को मिला इस तरह के सेंटिमेंटल बनाते ही नजर आते हैं। और इसके लिए गोल्डन रूल क्या कहता है?
जो गोल्डन रूल कहता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने बॉटम पे लिया, टॉप पे लिया, बीच में लिया, कहाँ पे लिया, लेकिन जब भी लिया उसको एक बॉटम मानते हैं और नीचे के लिए को रिस्क मानते हैं, ऊपर के लिए एक्सपेक्टेशन मानते हैं। इन दोनों के आसपास यदि प्रॉफिट आती है तो उसको बुक करते रहना चाहिए पार्ट बाय पार्ट। रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क को क्या करना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए और टर्म के अकॉर्डिंग और ग्रो के अकॉर्डिंग हाइब्रिड करके डिसिप्लिनली आइटम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए प्रॉफिट बुक करके घर वापसी लेते जाना चाहिए, तभी हमें एक अच्छी खासी बनती। नहीं तो अक्सर देखा होगा, मैं यहीं की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमेशा कुछ ना कुछ नंबर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? वही निवेशक हैं और वही थोड़ा सा उस टाइम पे खरीदते बेचते रहते हैं, उस टाइम फ्रेम में जो उनके पास रह गया वही इनके पास रिपोर्ट हो जाती है, वही डेटा सामने दिखती है और वही डेटा पिछले कुछ दिनों तक चलती रहती है, अगले कुछ दिनों में तक चलती रहती है। ऐसा डेटा की बात हमने समझने का, पर्पस को लेकर के समझने का प्रयास किया है। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी एडवाइजरी और ट्रेडिंग की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो के अंदर वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।